cheap and jab, a mute mother make me want to go out there and die, man. And I love you guys. But it's not winning Sunday. 25 minutes of war. It was a headbutt, but even if it wasn't, it doesn't matter because it's not going to happen again. What's going to happen is I'm going to have that belt back in the. We're probably going to have a 5-round war. I'm going to try to put his ass down. He's going to try to put my ass down. One of us is going to get f***ed up. It ain't going to be me. We're going to put on a war, and we're going to try to f*** each other up. क्या कर दिया तुमने मेरे दोस्त स्ट्रिकलैंड के साथ। बेचारा इतने अच्छे से एक्टिंग कर रहा था, इतने दिन हो गए, 1-1.5 साल हो गया, बच्चे ने अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली, लेकिन एकदम से तुमने आके उसके मुंह पे तमाचा मार दिया। तू है तुम पे डुप्लेसिस, क्या किया यार तुमने। एक और UFC का उभरता हुआ सितारा तोड़ लिया तुमने। ये क्या किया तुमने, जैसे एडेसानिया को तुमने खत्म कर दिया, अब हमारे स्ट्रिकलैंड को भी। पर शॉन स्ट्रिकलैंड ने पूरा हफ्ता शॉन स्ट्रिकलैंड ने क्या बयानबाजी करी है, गजब, एकदम गजब। पूरा अमेरिकन मोड में, वाइट टी शर्ट, ब्लू जीन, एकदम अमेरिकन, प्रो ट्रम्प हो गया, हर जगह जा रहे हो, हर चीज़ कह रहे हो। मेरे तो क्या समझ नहीं आ रहा। एक रिपोर्टर है नीना ड्रामा करके, उनके साथ आप मतलब बिल्कुल ऐसे हो रहे हो कि अभी सो जाऊँ, अगर अभी कैमरा बंद हो अभी सो जाऊँ। तो घूम फिर के हुआ क्या, डुप्लेसिस ने आपको सुला दिया है स्ट्रिकलैंड जी, और स्ट्रिकलैंड एक मैच हार चुके हैं अपना, और UFC 312 रैप अप हो चुका है। सबसे बड़ी हाईलाइट वही है कि जो मेन इवेंट थी डुप्लेसिस वर्सेस स्ट्रिकलैंड, वो हो चुकी है ख़त्म, और डुप्लेसिस इज़ आउट एज अ विनर, जो कि मैंने पहले कहा था। सबसे बड़ी चीज़ ये कि किसकी हुई हैं तीनों भविष्यवाणियाँ ठीक, मेरी तीनों प्रेडिक्शन ठीक हुई हैं। स्ट्रिकलैंड को हारना था, स्ट्रिकलैंड हार चुके हैं। वेली को टाइटल रिटेन करना था, वो रिटेन कर चुकी हैं, और सत्कार योग हमारे अंशुल जुबली जी नॉकआउट हो चुके हैं, जो कि मैंने पहले कहा था कि वो फिनिश हो जाएंगे, सेकंड राउंड तक चलेगी, बट उन्होंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी करी और जाके वो चले गए हैं अपने ऑस्ट्रेलिया में, घूमेंगे फिर मैं नहीं पता क्या क्या करेंगे, बट जो भी है कार्ड हो चुका है ख़त्म। हम आ चुके हैं 312 का रिकैप लेके, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था। सो लेट्स बिगिन, और सबसे पहले बात करेंगे मेन इवेंट। बिकॉज डुप्लेसिस ने कोई भी डाउट नहीं छोड़ा है आप लोगों के जो कह रहे थे कि रॉबरी हो गई है, जजेस ने गलत कर दिया है। वो आए, उन्होंने 5 राउंड की फाइट एकदम सिरे से जीती। पहला राउंड मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, या स्ट्रिकलैंड मुझे लगा शायद वो आगे बढ़ जाएं, या थोड़ी उनके पास एज था। उसके बाद अगले चारों गाने जीते हैं स्ट्रिकलैंड मेरे भाई पूरा टाइम भाषणबाजी करते रहे हैं, पूरा टाइम एक कैरेक्टर प्ले करते रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर हिज करियर, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं बिकना भी है, आपको नाम चलाना भी है। बट ओवरऑल वो परफॉर्मेंस से उसको बैक नहीं कर पाए कहीं भी। पूरे उसमें जो गलती हुई स्ट्रिकलैंड से वो ये थी कि आप एक चीज़ को लेके चल रहे थे, वो था आपका कैरेक्टर। आप ये कर दें, आई विल फकिंग ब्लीड, फकिंग मर जाएंगे, मार देंगे, पता नहीं पूरी बुरी तरह से। आप सिर्फ दिल्ली वालों की तरह बिहेव किया स्ट्रिकलैंड ने, पूरा टाइम शोर शराबा, और जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो आप चारों खाने जीत दिल्ली वालों की तरह। वही मेरा बाप कौन है तू जानता है, एक्चुअली वो बाप के बारे में तो नहीं बोलेंगे, वो हमें भी नहीं बोलना चाहिए यार, क्योंकि डुप्लेसिस बेचारे को बार बार छेड़ देते हैं कि मैं तुम्हें इतना मारूंगा जितना तुम्हारे बाप ने भी नहीं मारा था तुम्हें, तो सारी यादें ताज़ा कर देते हैं। और मेरे को लगता है उसी डर से स्ट्रिकलैंड ने उनको पलटवार ही नहीं किया, और पूरे 5 के 5 राउंड तक वो जो पिटे हैं। सबसे वियर्ड चीज़ थी डुप्लेसिस की स्ट्राइकिंग एज यूजुअल। उन्होंने कहाँ से क्या क्या डिफेंड नहीं करा है। उन्होंने अपने नीचे जाते हैं वो किसी भी पंच से बचने के लिए, और सर दे के मारते हैं अपने ओपोनेंट के पेट में, जो कि मतलब इसी वियर्ड मैंने कुछ नहीं देखा है। एडेसानिया के साथ उनका मैच था, तब भी उन्होंने ये सब किया था कि नीचे जाते हैं अपने ओपोनेंट को मारते हैं सर से, कभी कंधा मार रहे हैं, कभी पिछवाड़े पे मार रहे हैं। उन्होंने स्ट्रिकलैंड के पिछवाड़े पे भी मारे, एकदम के सर भी मारा है वहाँ पे, जिसका मेरे को नहीं पता कौन सी बुक में लिखा हुआ है कि ऐसी स्ट्राइकिंग भी होती है, बट बहरहाल जो भी है। और स्ट्रिकलैंड ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे मेरे को लगता है 1-2 राउंड के बाद ही। स्ट्रिकलैंड ने ना एक चीज़ देखी, स्ट्रिकलैंड ने देखा कि सबसे ज़्यादा बिकता क्या है, हमें बिकता है कॉनर मैकग्रेगर की बातें बिकी थी, चैल सनन की बातें बिकी थी, इवन कोई क्विंटन भी बिक गए थे यार। शॉन स्ट्रिकलैंड भी चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ वो बोलें और लाउड माउथ होके जाएं, और वहीं से उनका कुछ आए, क्योंकि अभी कुछ 2-3 महीनों से उनके जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं शॉन स्ट्रिकलैंड, वो बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले 3-4 फाइटों में उन्होंने वैसा ही किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और लकीली वो फाइटें जीतते रहे हैं और होता रहा है, और विच इज़ गुड फॉर हिज करियर। बट हुआ गया यहाँ पे, जैसे कि मैं कॉनर मैकग्रेगर का एग्जांपल ले लेता हूँ, वो चीज़ें कहते थे आके करते थे। इवन चैल सनन का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बढ़िया माइक में वही थे, मेरे जितना मैंने UFC देखा उसमें सबसे बढ़िया वही थे। उनसे पहले शायद इतने बड़े कोई नहीं था, या बेसिकली चैल सनन इज़ द गाय। चैल सनन जो करते थे वही उन्होंने सोचा कि स्ट्रिकलैंड ने कि मैं भी कर लेता हूँ, और स्ट्रिकलैंड करते करते भूल गए कि आपको परफॉर्मेंस से बैक भी करना पड़ता है अपना जो भी आपने किया, बट वो बैक नहीं कर पाए, वो बैक आउट हो गए।
और इसी कारण बेचारे एक और मैच हार गए। मतलब जो ओवरऑल उनकी फेकनेस लगती है उस कैरेक्टर की, जो पूरा कैरेक्टर वो बिल्ड करते हैं, वो पूरा कैरेक्टर बिल्ड करेंगे और फिर ऐसे आगे खड़े हो जाएंगे कि एक नर्सरी की बच्ची लड़ा दी हो आपने, उस हिसाब से ना कोई ऑफेंस है आपका ना कुछ और है, आप जस्ट खड़े हो कि 5 राउंड हो जाएं, कहीं ना कहीं जीत जाओ आप। रेसलिंग पे भी नहीं जाते हैं वो सबसे बड़ी बात, कि अगर आपका इतना डिफेंसिव पूरा माइंडसेट है तो आप रेसलिंग करो कि डिफेंस में आप किसी को पकड़ के पड़े रहो, बट वो भी नहीं करते हैं और बहुत बोरिंग फाइटें करते हैं सही बताऊँ तो स्ट्रिकलैंड, क्योंकि वो स्टार्टिंग से कभी इतनी हाई पेस हाई वॉल्यूम मैंने फाइटें देखी नहीं उनकी। जो एकदम से वो चढ़े हैं वो इस वजह से चढ़े हैं कि वो एक करेक्टर पोर्ट्रे करते हैं और बीइंग अमेरिकन उसको ज़्यादा पुश मिलता है यूएफसी की तरफ से। और दूसरा जो ईजी का उन्होंने नॉकडाउन किया था वो एक बहुत बड़ी हाईलाइट बन गया था, क्योंकि तब तक ईजी सिर्फ परेरा के अलावा कोई ज़्यादा बड़ा प्लेयर से वो हुए नहीं थे नॉकडाउन, तो वो चीज़ हाइप बन गया था उनकी। और उसके बाद से जो स्ट्रिकलैंड की जो वेव है वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रही है और माइक पे अलाउड रहते हैं, बिकॉज फाइट वीक के आसपास पूरा 1.5-2 महीने में पूरा अलाउड रहेंगे, पूरा दिखेंगे। उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ गलत गलत सब हर चीज़ के लिए बोलते रहते हैं, विच इज़ उनके पर्सनल बिलीव्स। मैं आधी से ज़्यादा चीज़ें तो ऐसे सपोर्ट ही कर रहा था उनकी, क्योंकि वो चीज़ें तो ठीक बोलते हैं, कुछ भी हो ट्रांसपोर्टर हो, बट अब उनका बांडा फूट चुका है, अब उन्हें अपनी परफॉर्मेंस से बैक करना पड़ेगा। और इसके लिए यूएफसी क्या करेगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। स्ट्रिकलैंड को सीधे कोई छोटा फाइटर दे देगा कंपैरेटिवली, जो कि 8वें-9वें नंबर के रैंक प्लेयर हो गया, इस तरह का बंदा जो कि ज़्यादा उस लेवल पे नहीं है। स्ट्रिकलैंड जाएंगे पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके खिलाफ बोलेंगे और मैच जीत जाएंगे अच्छे से, तो जो वैल्यू है वो उनकी बनी रहेगी। और मेरे को लगता है यूएफसी को करना भी चाहिए, क्योंकि उनके स्टार्स जो थे वो वैसे ही कम हो रहे हैं और मिडिल वेट पूरी डिवीजन धीरे धीरे ढहलती जा रही है। तो पूरी की पूरी फाइट जो डुप्लेसिस के साथ थी उसमें डुप्लेसिस ने डोमिनेट किया। 3rd राउंड ऐसा था जिसमें स्ट्रिकलैंड ने थोड़ी सी वापसी करी थी। 4th राउंड में तो डुप्लेसिस ने उनकी नाक की तोड़ दी थी और मिड फाइट अपनी नाक को ठीक कर रहे थे, पता नहीं कौन सा जादू मंत्र लगा रहे थे वो, जो कि लगना नहीं था। और वो नाक जो शूर्पणखा की टूटी वो टूटी नहीं, और महाभारत यहाँ नहीं होगी क्योंकि वो रामायण का सीन था। नहीं, टूटी हुई नाक को बचाते हुए स्ट्रिकलैंड घूम रहे थे, बट उनकी नाक जो है अब वो कट तो चुकी है दोस्तों, टूटने की बात रही नहीं है, वो कट चुकी है और यूएफसी को अब बचानी पड़ेगी इनकी नाक। और डाना वाइट अब रावण बन के आएंगे और वो टूटी हुई नाक को बचाएंगे। डुप्लेसिस पहले राउंड से चढ़ के खेले थे और 5वें राउंड तक वही रहा और उनका पेस कम नहीं हुआ। वो वियर्डली मुंह खोल लेते हैं 1-2 राउंड के बाद और सांस लेते रहते हैं, बट उनका पेस कम नहीं होता, विच इज़ वेरी गुड। और अब लोगों को लगने लग गया है कि कहीं ना कहीं डुप्लेसिस एक बड़े कंटेंडर हैं, वो चीज़ों के दावेदार थे ही और उन्होंने जो डिफेंस किया है वो अच्छा किया है। अब लोगों के मन में डाउट नहीं है। अब उन्होंने 2 बार शॉन स्ट्रिकलैंड को हरा दिया है, 1 बार एडेसानिया को हरा दिया है और 1 बार विटेकर और एडेसानिया को उन्होंने फिनिश भी किया है। डुप्लेसिस अपनी लेगेसी सीमेंट करते आ रहे हैं यहाँ पे और अच्छा फाइट रहा है। ओवरऑल एक अच्छी फाइट थी डुप्लेसिस की तरफ से, उनके स्टॉक्स बढ़ गए। वो फाइट खत्म होने के बाद भी कह रहे थे कि मैंने उनको फिनिश नहीं किया, ये मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, विच इज़ गुड। और डुप्लेसिस के लिए आगे होगा कि हम जो चिमाए उछल के आए हैं, चिमाए उछल के आ रहे हैं, हमेशा ही आते हैं, वो ट्विटर पे बहुत सारों से उछल रहे हैं। बट जैसे कि डुप्लेसिस ने कहा था कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैलेंट इज हम चिमाए, तो मेरे को लगता है कि अभी कायदे से उनका बनता है अगला टाइटल शॉट, बट क्या होगा मेरे को पर्सनली नहीं लग रहा है कि उनका टाइटल शॉट होगा। अभी मैंने नई रैंकिंग्स देखी है, नंबर 1 अभी हमारे इमावो हो गए हैं, तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इमावो को ही वो करेंगे कि इमावो को आगे ले जाएंगे। या फिर उनके पास सुपर फाइट है एलेक्स पेरेरा, वहाँ पे अगर एनक्लेव को हरा देते हैं तो सुपर फाइट उनके पास सीधी है। अगर वो नहीं भी हरा पाते तो भी मेरे को लगता है एक सुपर फाइट है एलेक्स पेरेरा के साथ। और एलेक्स पेरेरा पता नहीं सीधा डुप्लेसिस को हिट करते हैं, ये मेरे को भी नहीं समझ आ रहा, उनको भी नहीं समझ आ रहा, बट ही इज़ हिटिंग हिम और वो हमजद से भी हिट करती हैं, तो अच्छा है। शायद मिडल वेट में नहीं तो लाइट हैवी वेट में सही है, हमें मैच देखने को मिलेंगे। स्ट्रिकलैंड के लिए आगे क्या है? स्ट्रिकलैंड के लिए आगे है नीना के साथ जाओ, जो तुम्हें करना है करो दोस्तों, क्योंकि ये बंदा इस औरत को इम्प्रेस करने के चक्कर में सारा कैरेक्टर प्लेइंग ये सब वही कर रहा है। पिछले 2 साल से इसने आदमी ने ये कैरेक्टर प्ले करना शुरू करा जब से नीना आई है। उससे पहले ये सीधा साधा था, अपनी फाइटें लड़ता था, कोई लेना देना नहीं था, कोई फालतू नहीं बोलना था। जब से उसे वो लड़की दिखी है और उसे लगा कि ये करने से ये हो जाएगा, वो नीना के पीछे लगा हुआ है। नीना तुम और ये वीडियो देख रही हो तो स्ट्रिकलैंड को दे दो जो भी साथ इनको चाहिए, जो भी चीज़ ये तुमसे मांगे, और ये वंस एंड फॉर ऑल सबके लिए ख़त्म करो यार। ये हम भी थक गए इस आदमी का ऐसा वियर्ड कैरेक्टर देखते हुए, और बाद में आके ये चुकू चुकू करने लग जाता है रिंग में। तो प्लीज़ डू इट फॉर अस, डू इट फॉर द यूएफसी। खैर, और नीना ड्रामा से हमें सबको पता नहीं किस तरह की हेट आ रही है। नीना ड्रामा अलग ही एक यूएफसी का प्रोडक्ट लगते हैं मेरे को, वो इंडस्ट्री का प्रोडक्ट होता है कि उन्हें जस्ट इम्प्लांट किया गया है यहाँ पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर इम्प्लांट, उनका जो प्लेस है वो इम्प्लांट किया गया है।
तो इन्हीं ना ड्रामा भी चलते रहते हैं यार, मेरे को मतलब वियर्ड से लगते हैं ना उनके सवाल पूछने, ना कोई MMA का ज्ञान ना कुछ और, जस्ट रैंडम किड आस्किंग एनीथिंग ऑन द इंटरनेट, बड़ा अजीब सा लगता है। खैर बट जो भी है वो उनकी समस्या है यार। बात कर लेते हैं कार्ड पर हुई नंबर 2 यानी कि को मेन इवेंट की जोंग वेली। मेरी एक और प्रेडिक्शन ठीक हुई, जोंग वेली अपना मैच जीत गई है तातियाना सुआरेज से, और क्या गजब मैच खेला है यार। पहला राउंड तातियाना सुआरेज का था, उसके बाद के 4 के 4 राउंड जोंग वेली के थे। पहले राउंड में उन्होंने सबमिशन की भी ट्राई की, बट जो पहला राउंड खत्म हुआ तब तक थोड़ा थोड़ा वापसी करी जोंग ने, और अगले 4 राउंड क्या घसीटा है, उठा के पटका। पहले राउंड में टेक डाउन दे दिया था उन्होंने, उसके बाद अगले राउंड में टोटल 15 अटैम्प्ट किए थे तातियाना सुआरेज ने, और वो उनमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। टोटल 15 में से एक सक्सेसफुल था, वो जो कि पहले राउंड में हो गया था। उसके बाद वो सक्सेसफुल नहीं हुई, जबकि जोंग वेली ने खुद टेक डाउन करने स्टार्ट कर दिए थे। और मेरे को वही बात याद आ गई थी, ओह नाउ यू आर अ रेसलर, और वो रेसलर निकली और अमेरिकन रेसलिंग को फिर से खाली दिखा दिया। अमेरिकन रेसलिंग मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा फेक कंसेप्ट हो गया UFC में तो, और किसी ने चैल सनन ने ये बात कही भी थी कि अमेरिकन रेसलिंग काफ़ी हल्की पड़ जाती है इन टर्म्स ऑफ MMA रेसलिंग, जो अमेरिकन रेसलिंग या जो भी हम ओलंपिक लेवल की रेसलिंग कहते हैं वो धीमी पड़ जाती है। आप किसी को भी ले लीजिए हेनरी सेवुडो को। हेनरी सेवुडो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो जब आए थे उनकी रेसलिंग माइटी माउस के आगे भी कम पड़ गई थी, और यहाँ पे मेरा द्वालिशविली ने तो उन्हें उठा के पटका है। तो जो ओलंपिक की रेसलिंग है और जो MMA की रेसलिंग है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और यहाँ जोंग वेली ने भी यही दिखाया कि एक जो नेशनल लेवल की रेसलिंग होती है, कॉलेज लेवल की रेसलिंग होती है, NCAA वाली जो रेसलिंग होती है उससे कहीं ज़्यादा बेटर है MMA की रेसलिंग। और जोंग वेली ने वही किया, पूरे 4 राउंड तक जो रेल बनाई है बेचारी सुआरेज की, बहुत मारा यार। बेचारी अनबीटन थी, पहला टाइटल का शॉट लेने वाली थी, और लेकिन शॉट उल्टा पड़ गया और जोंग वेली के आराम से जीती। जोंग वेली काफ़ी डोमिनेंट चैंपियन है, मैं ये कहूँगा। उनकी 6ठी टाइटल फाइट है जो कि विक्ट्री है उनकी। 4 उनके डिफेंस हो चुके हैं, 2 बार वो जीती हैं। तो ओवरऑल वो एक मेरे हिसाब से जोंग वेली थोड़ी अंडररेटेड रहती हैं, क्योंकि वो इतनी इंग्लिश नहीं बोल पाती, उतना ज़्यादा खुलती नहीं है, बट शी इज़ स्ट्रॉन्ग वुमेन, और अच्छा उनका एक बिहेव रहता है, वो दिखता है हर जगह। ऑस्ट्रेलिया में भी वो वजी चिल्ला रही थी, तो एक पब्लिक का जो ओवरऑल है वो उनके साथ है। एक चाइनीज़ फाइटर होते हुए भी शी इज़ क्वाइट अच्छी हैं वो। और मेरे हिसाब से आज तक की वुमेन की टॉप 5 में मैं वेली को रखूँगा। रोंडा राउसी हैं, अमेंडा वहाँ पे होंगी, और आपकी वैलेंटिना शेवचेंको जो कि करंट चैंपियन भी हैं वो भी हैं, और जोना जिंजरचेक जो भी है उनका नाम यार, हमें पॉलिश नाम कब से आएंगे यार, यानी लोग पॉलिश नाम कैसे बढ़ पाएंगे, तो जो हैं। और 5वें नंबर पे मैं रखता हूँ हमेशा जोंग वेली को। जोंग वेली बहुत अच्छा है, 1-2 टाइटल डिफेंस और करेंगे तो इनके मैक्सिमम टाइटल डिफेंसेस हो जाएंगे वुमेन की किसी भी डिवीज़न में। अभी शायद अमेंडा के पास है 5 या 6 का, तो शायद रोंडा और अमेंडा का बराबर है अभी तक, शायद इतना ही होगा। वैलेंटिना भी अभी रिटायर नहीं हुए हैं, शी इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड। और अगला जो है जोंग वेली के लिए वेली ये भी कर सकती हैं कि 2 फाइटें लड़ें और मतलब एक रिकॉर्ड बना लेगी, मैंने सबसे ज़्यादा टाइटल डिफेंस की, क्योंकि उनकी डिवीज़न में अब कोई ऐसा बचा नहीं है जिनको जो उनको टक्कर दे सके। ऑफकोर्स तातियाना इज गुड, तातियाना दोबारा आएंगी, अभी नहीं तो 1-2 फाइटें और जीत के वो कम बैक जरूर करेंगे, बिकॉज शी इज़ स्ट्रॉन्ग। और पहले राउंड में उन्होंने दिखा भी दिया था कि शी हैज़ समथिंग, तो वो उन चीज़ों से सीखेंगी, थोड़ा ग्रो करेंगी, तो मेरे को लगता है वो अच्छी टक्कर दे पाएंगी। पर अभी के लिए तो नहीं। और वेली के लिए एक चीज़ ये भी है कि वो कह रही थी कि शायद वो फ्लाईवेट पे मूव कर जाएँ वैलेंटिना से फाइट करने के लिए, विच इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग। हो जाए तो क्या दिक्कत है यार, हम तो देखने के लिए बैठे हैं। कुछ तो वेली या कुछ 4-5 ही वुमेन फाइटर्स हैं जो हर बार थोड़ा अच्छा कर रही होती हैं, थोड़ा एक ठीक ठाक लेवल पे। हम चाहेंगे क्यों ना वेली मूव अप करें और शेवचेंको के साथ फाइट करें। वी विल बी लुकिंग फॉर दैट। अगली फाइट थी हमारी हैवी वेट सुपरस्टार, पेपर व्यू सुपरस्टार जस्टिन टाफा। उस्ताद जस्टिन टाफा को नॉकआउट कर दिया है टेलीसन टेशेरा ने। और मेरे को एक चीज़ बताओ यार, ये टेलीसन टेशेरा ग्लोवर टेशेरा के बच्चे हैं क्या? मतलब मैंने 1-2 जगह सर्च किया, लेकिन मेरे को अच्छे से जवाब नहीं मिला, और सोशल मीडिया से भी मेरी समझ में नहीं आया क्या ये उनके बेटे हैं। हो भी सकता है, क्योंकि वैसे भी वो 43-44 में तो फाइट लड़ ही रहे थे टेशेरा 2-3 साल पहले, तो हो सकता है कि उनके बच्चे आगे हों। ये अनबीटन है और 35 सेकंड में इन्होंने अपना जो है मैच ख़त्म कर दिया था, बट ही इज़ नॉट दैट फास्ट थे हमारे अंशुल जी, जो 19 सेकंड में चले गए थे मैच खत्म करा के। अंशुल वाली बात पे मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि पिछली वीडियो पे भी कमेंट आ रहे, कोई कह रहे कि तुर को बहुत ज्ञान है। ये ज्ञान की बात नहीं है दोस्तों, सीधी सी हम यहाँ मजाक करने के लिए बैठे हैं।
और ये मजाक चल रहा है तो मजाक की तरह लो, ज़्यादा ऊपर मत लेना, अदरवाइज तुम्हें भी बियर बाइसेप के ऊपर वो बिठानी पड़ेगी पुलिस। तो खैर छोड़ो बियर बाइसेप को। ग्लोबल टशेरा के बच्चे तो नहीं हैं शायद, टलेसन जो भी हैं, लेकिन इन्होंने पेपर व्यू स्टार जस्टिन टाफा को नॉकआउट कर दिया। मेरे को समझ नहीं आती अब इनको कितने और पेपर व्यू मेन कार्ड के इवेंट्स मिलते रहेंगे, आई डोंट नो। और उसके बाद जिमी क्रूट अपना मैच ड्रॉ करवा बैठे। पिछले 3 मैचों में से उनके 2 तो ड्रॉ रहे हैं, तो वो बहुत बराबरी में विश्वास रखते हैं। ऊंच नीच का उन्हें कुछ नहीं पता। ऑस्ट्रेलियन हो के वो बराबरी में विश्वास रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बिग अप्स फॉर जिमी क्रूट। और वो एक 10 राउंड का पहला राउंड जीतने के बाद भी वो पूरी फाइट उन्होंने ऐसे लड़ी कि मैं छोड़ देता हूँ, क्या ही हो जाएगा। और हुआ भाई, वो मैच ड्रॉ करवा के चले गए, क्योंकि अगले 2 राउंड में उन्होंने कुछ नहीं किया, पहले राउंड में किया और वो हट चुके थे। खैर वो हुआ मैच ड्रॉ। उसके बाद मेन कार्ड की फाइट थी जेक मैथ्यूज़ की। जेक मैथ्यूज़ अपना मैच जीत चुके हैं, जिससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जेक मैथ्यूज़ को खुद को नहीं फ़र्क पड़ता। जेक मैथ्यूज़ के करियर की हाईलाइट अभी तक ये है कि वो केविन ली से हारे हैं दोस्तों। केविन ली से वो हारे हुए हैं। तो छोटी मोटी बहुत सारी फाइटें हुई थी, मैंने ना ज़्यादा देखी, ना मुझे इंटरेस्ट आया, क्योंकि कार्ड ऐसे था आधे से ज़्यादा लोगों के मैंने नाम नहीं सुने थे। शायद में भी वो अच्छे हों या कुछ भी हो। अलेक्जेंडर टपोरिया की फाइट थी। उसके बाद अलेक्जेंडर टपोरिया का डेब्यू था, UFC डेब्यू था, जो कि वो जीत चुके हैं। ठीक फाइट थी, मेरे को लगता था वो फाइट काफ़ी बार फिनिश कर सकते थे टपोरिया, बट उन्होंने करी ही नहीं। वो पूरा 3 राउंड तक ले गए और डिसीजन पे जाके बात करी। तो मेरे को लगता है वो फिनिश कर सकते थे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे पूरी फाइट में, मैं सही बताऊँ तो। और वो जीते हैं। तो इलिया के भाई भी जीत चुके हैं, लेकिन हमारा भाई जुबली नहीं जीता। हमारा भाई जुबली अभी भी नहीं जीतता भाई, करेंगे इसकी भी बात करेंगे। तो ये रहा पूरा मेन कार्ड यही था। और कोई छोटी मोटी फाइटें हैं जिनको शायद अभी UFC भी उतना हाईलाइट नहीं करेगी, हम क्या देंगे। और ना ही मैंने पूरी फाइटें देखी हैं लास्ट वाली, क्योंकि मैंने सिर्फ मेन कार्ड और जुबली की फाइट देखी थी और टपोरिया की फाइट देखी थी, तो वो मैंने बता दिया। उसके अलावा मेरे को लगता है पूरे कार्ड में ज़्यादा कुछ था, कुछ रह गया हो तो आप प्लीज़ बता देना, मैं भी देखूँ पूरा कार्ड बैठ के। तो ये रहा UFC 312 का रीकैप। और मेरे को लगता है कि इट्स गुड। एलेक्स पेरेरा अगली फाइट लेंगे डू प्लेसिस के साथ, जो मेरे को अभी लगता है। बाकी हाल फिलहाल में कुछ भी हो सकता है। अगले वीकेंड फिर से फाइट है और अच्छा ठीक ठाक फाइट नाइट का कार्ड है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो करेंगे यहीं पे समाप्त। तो अच्छी लगे तो देख लेना गाइस, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। पिछली वीडियो पे भी 1K व्यूज़ हैं, सो मच थैंक यू फॉर दैट। बट तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उसमें से गिनती के 20-30 लोग सब्सक्राइबर थे यार, 97% लोग अनसब्सक्राइब जा रहे हो। प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि मैं कुछ और ढंग का बना सकूँ। मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें हैं। और टिल देन चिल देन, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, शुभ खैर।